हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा कि हमें शब्दों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक और केमिस्ट्री के बीच रिलेशन है। विद्युत रसायन, विद्युत धारा और रासायनिक क्रियाओं के बीच कोई ना कोई संबंध है। इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत धारा और रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन को हम आगे और पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। आपने अभी तक विद्युत धारा को जल से बनते सुना है, जल विद्युत, एयर, पवन द्वारा। इसके बाद मतलब जो जल ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते सुना है, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते सुना है, ऊष्मीय ऊर्जा कोयले से जो विद्युत बनती है तो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते सुना है। यहाँ पर रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पन्न कैसे की जाती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जब रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है तो इसमें किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। विद्युत धारा के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा है। पहला है सुचालक, कंडक्टर, और दूसरा है कुचालक या इंसुलेटर। तो इस तरह से हमने दो भागों में बांटा। यहाँ पर कुचालक पदार्थों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता, जो धारा का चालन नहीं करते, विद्युत धारा उनमें से नहीं बह सकती। तो ये सबको मालूम है। बोर्ड, लकड़ी, गिलास, प्लास्टिक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता। तो यहाँ हमें कैसे पदार्थों की जरूरत पड़ेगी जिनमें से धारा का प्रवाह होता हो। कौन से पदार्थ? सुचालक, ऐसे पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं? सुचालक या कंडक्टर कहलाते हैं। इसमें क्या आएंगी? समस्त धातुएं, मेटल, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर सुचालक पदार्थों को हमने कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया। एक तो मेटल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट। मेटल्स जो है इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। तो मेटल में किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट पर। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होंगे? ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करते, और पिघली हुई अवस्था में अथवा जलीय विलयन में धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर
विद्युत अपघट्य जो ठोस अवस्था में है उस स्थिति में धारा का चालन नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। यदि इस तरह से लिखा है NaCl सॉलिड, तो इसका मतलब है कि यह विद्युत का कुचालक है, धारा का चालन नहीं करेगा। लेकिन यदि NaCl कैसा है, मॉल्टन स्टेट में है या पिघली हुई अवस्था में है, तो विद्युत का सुचालक होगा और धारा का चालन करेगा। इसी तरह से NaCl को जल में घोल दिया जाए तो एक्वस या जलीय इस स्थिति में भी धारा का चालन करता है। ठोस अवस्था में क्या होता है, इनके जो आयन हैं वो आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए रहते हैं और उनमें गति नहीं होती, इसलिए ये धारा का चालन नहीं करते। जबकि पिघला देते हैं, पिघली हुई अवस्था में अथवा जल में घोलने पर इनके जो आयन हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र आयन होने के कारण ये धारा का चालन करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ठोस अवस्था में क्या है, कुचालक है, धारा का चालन नहीं करते, और पिघली हुई अवस्था में अथवा जलीय विलयन में धारा का चालन करते हैं। विद्युत अपघट्य को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य जिनका अधिकतम आयनन हो जाता है। कई बार ऐसा लिखा होता है कि जो पूर्णता आयनित होते हैं, तो पूर्णता से मतलब है कि अधिकतम कोई 95%, 92%, 96%, 98% तक भी आयनन होता है। तो इस तरह से जिनका अधिकतम आयनन होता है, अधिकतम आयनन होता है, क्या कहलाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जिनका आंशिक रूप से पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो जिनका कम या आंशिक कुछ हिस्सा ही आयनों में आयनित होता है, उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य की जो चालकता है उसका मान अधिक होगा, क्योंकि आयनों की संख्या अधिक होगी तो चालकता अधिक होती है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी चालकता, कंडक्टेंस, चालकता का मान कम होता है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यदि हम इनकी तनुता बढ़ाते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो चालकता पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही आयनित है। ये कम तनु होने पर भी क्या होते हैं, अधिकतम आयनित हो जाते हैं। तो तनुता बढ़ाने पर, तनुता ये हम आगे पढ़ेंगे भी इसको, तनुता बढ़ाने पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, अधिक प्रभाव नहीं, क्योंकि ये पहले से ही आयनित हो चुके हैं। यहाँ पर तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। तो उसका कारण है कि जब तनुता बढ़ाते हैं तो आयनों की संख्या बढ़ जाती है, उनका आयनन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर तनुता बढ़ाने पर डाइल्यूशन,
तनुता बढ़ाने पर चालकता प्रभावित होती है। चालकता क्या होती है? प्रभावित होती है। अब इनके यदि हम एग्जाम्पल देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनके एग्जाम्पल में इधर लिखती हूँ, NaCl है, KCl है, NaOH, KOH, ये प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, HNO3 है, H2SO4 है। यहाँ दुर्बल विद्युत अपघट्य के NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H3BO3, बोरिक एसिड, इसके बाद एसिटिक एसिड, तो ये किसके? कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर हमें इनका अंतर भी याद रखना है। कई बार बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछा जाता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य व दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर लिखिए। तो ये तो ऐसे पदार्थ हुए जिनका उपयोग हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत होने वाली अभिक्रियाओं में जो शब्द उपयोग किए जाते हैं, और वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स। रेडॉक्स जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से दोनों को मिलाकर बनी हुई है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो पहले हम ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन आपका पढ़ा हुआ है, ये 10th में भी पढ़ा है आपने और 11th में भी पढ़ा है, पर हम यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन। आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और रिडक्शन में हाइड्रोजन का योग, जब भी किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन का योग होगा तो क्या कहेंगे कि अपचयन हुआ है, और जब ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीकरण हुआ है। जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन अलग हो जाए, हाइड्रोजन का अलग होना, पृथक होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन अलग हो जाती है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। जब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन अलग हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि उसका अपचयन हो गया। ये पुरानी परिभाषाएं हैं और इनके बहुत एक्सेप्शन हैं, बहुत अपवाद हैं। ये हर जगह इनको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अब जो आधुनिक परिभाषाएं हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, जब भी कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन देता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो गया। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना,
जब कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है। जैसे Zn, इसने इलेक्ट्रॉन दिए और Zn2 पॉजिटिव आयन बनाया, तो इसका मतलब है कि Zn का ऑक्सीकरण हुआ है। इसी तरह से Fe2 पॉजिटिव और इसने एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना दिया, Fe3 पॉजिटिव बना दिया। तो Fe2 पॉजिटिव का जब Fe3 पॉजिटिव में परिवर्तन हुआ तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Fe2 पॉजिटिव का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अगर हम यहाँ देखें Cl, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl ऋण आयन क्लोराइड आयन बनाया तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और Fe3 पॉजिटिव है, यदि हमने इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में, और Fe का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी त्यागे जाएंगे ऑक्सीकरण, और जब भी ग्रहण किए जाएंगे अपचयन या रिडक्शन होता है। दूसरी तरह से हम परिभाषित करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, अंक का बढ़ना मतलब इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ आप देखें Zn ग्राउंड स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये आप 11th में ऑक्सीडेशन नंबर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ Zn का कितना है, 0, 0 से कितना हो गया, +2 हो गया, +2 हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। इसी तरह यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कितना हो गया, +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अंक का, ऑक्सीकरण अंक का कम होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ हम देखें Cl, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस स्थिति में 0 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, 0 से -1 हो गया, ऑक्सीकरण नंबर कम हो गया, मतलब इसका अपचयन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया, और जब +2 हो गया तो +3 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो यहाँ इस चैप्टर में हमें इन अभिक्रियाओं को ही पढ़ना है, ऑक्सीकरण और अपचयन। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं और उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया के हम 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये एक रिएक्शन है। अब इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ ये हमें देखना है। ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ग्राउंड स्टेट में 0 होगा, Cu का भी कितना है, 0 है।
अब Zn का यदि हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना हुआ, +2 हो गया। 0 से +2 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो इसको हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर कॉपर +2 से 0 पर गया, +2 से कितना हो गया, 0, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है और इसको हम कहेंगे कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, H2S + Cl2 2HCl + S। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। हाइड्रोजन का +1, सल्फर का यहाँ -2, क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में है 0, यहाँ हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1 और सल्फर ग्राउंड स्टेट में है तो 0। अब आपको देखना है यहाँ कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। तो यहाँ हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, सल्फर -2 से 0, -2 से 0, -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो सल्फर का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन 0 से -1, तो यहाँ क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। दो शब्द यहाँ आपको और अभी पहचानना है इस रिएक्शन में, ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इस रिएक्शन में H2S का हुआ, तो H2S यहाँ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक है, अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकारक है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको याद रखना है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक है। इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपचायक है और ये किसी दूसरे का अपचयन कर रहा है, खुद ऑक्सीकृत हो रहा है और दूसरे का अपचयन कर रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीकारक है, खुद अपचयित हो रहा है और किसी दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनको भी यहाँ अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। एक लास्ट टर्म जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और वो है एनोड और कैथोड कैसे पहचाने। यहाँ जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो वहाँ एनोड और कैथोड की जरूरत पड़ती है। सामान्यतः आप लोग याद रखते हैं कि एनोड धनात्मक होता है
और कैथोड ऋणात्मक होता है। फिर यहाँ आप पढ़ेंगे कि एनोड ऋणात्मक होता है, कुछ सेल में एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। तो ये सब हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रोड की पहचान कैसे करेंगे? जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है। बस इतना याद रखना है, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर, वो क्या होगा? एनोड होगा। जहां ऑक्सीकरण की क्रिया होगी वो एनोड होगा। और दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन में जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। जहां क्या होगा? रिडक्शन होगा, वो कैथोड होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जहां पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है वो एनोड, और जहां रिडक्शन की क्रिया होती है वो क्या होता है? कैथोड होता है। तो ये शब्द आप बार बार इस चैप्टर में उपयोग करेंगे। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डेनियल सेल। Thank you for watching the video.